नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, वो भी मैथ्स के। जी हाँ, बता दें कि इसमें जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें मैथ्स के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी होंगे और साथ ही पैडागोजी क्वेश्चन भी होंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इनके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब आकलन करते हुए अगर हम मैथ का आकलन कर रहे हैं तो किस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रेन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लास शुड नॉट बी फोकस ऑन। तो गणित या अवधारणाओं को समझना, जब हम आकलन करते हैं तो इस पे ध्यान देना चाहिए। गणित या भाषा का विकास और गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। और चौथा ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास। तो इसमें बता दें कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ये तीनों चीज़ करते हैं जब हम गणित का आकलन करते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हम नहीं करते हैं। गणित की समस्याओं का जवाब देने में जो सटीकता है उसको हम नहीं जांचते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 31 का थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा है और नहीं तीसरा नंबर नहीं है तो वही सही हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं है वही सही है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 32 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, प्राथमिक कक्षाओं में गणित या अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, इसको किस प्रकार से पहले लिया जाएगा, किसको बाद में। What sequence of the following instructions should be follow in the development of mathematical concept in elementary classes। ठीक है, तो इसमें चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग, अनुभव प्रदान करना और भाषा के माध्यम से समझाना। मतलब कह रहा है कि इस चारों में से सबसे पहले किसका यूज करेंगे, उसके बाद किसका। तो इसमें सबसे पहले जो हम यूज करते हैं प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव प्रदान करना। तो थर्ड वाला जो होगा सबसे पहले थर्ड आएगा। तो थर्ड इसमें किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है और 4 में है। तो 2 होगा ये सही या 4 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होगा वो होगा क्या, भाषा के माध्यम से समझाना। ठीक है, भाषा के माध्यम से समझाना। तो हमारा एक्सप्लेन थ्रू लैंग्वेज। तो 3 के बाद 4 आना चाहिए। 3 के बाद 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा चित्र बनाना। उसके बाद फिर आता है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो सही हो जाएगा। सबसे पहले थर्ड आएगा, फोर्थ 1 और 2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 33 नंबर प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ, उसको हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चे नीचे दिखाए गए अनुसार दो संख्याओं को घटाइए। क्या की है, दो संख्याओं को घटाया है। ए चाइल्ड सब्ट्रैक्ट्स 2 नंबर्स एज सो बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे 83 में अगर 27 घटाएगा तो बचेगा कुछ और। तो यहाँ पे जो घटाने का ये है, ये क्या है, रॉन्ग है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने की प्रक्रिया का बोध कराता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी प्रक्रिया जो है वो बच्चे के सिखाने का बोध करेगा। ठीक है, तो बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाया जाना है, जब जानता ही नहीं तो वो घटाएगा कैसे, तो ये तो गलत हो गया, फालतू की बात है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्या को घटाव की प्रक्रिया बनाता है, जानता है, ये भी नहीं है। यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। नहीं, ये मैथ्स में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चे मैथ्स नहीं बनाएंगे। तो सबसे सुटेबल जो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। जब तक उसकी स्थानीय मान का यानी पैलेस वैल्यू का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तो वो अच्छे तरीके से इस तरह के मैथ को नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दरअसल हुआ क्या है, ये 4 पहले आएगा और 6 बाद में होगा। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह से आएगा, 46 होगा तो इसका आंसर 64 कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो है पैलेस वैल्यू की उसके मन में जो धारणा है पैलेस वैल्यू को लेकर के वो गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 34 नंबर प्रश्न है दिया हुआ है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग असेसमेंट इन ऑर्डर्स। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिस जिस क्रम में ये घटित होता है उसके रूप में हमको ये करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जो हमारा 34 नंबर प्रश्न है, इसमें होगा क्या, सबसे पहले क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। सबसे पहले जो सेकंड वाला होगा यही हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिक्षण जो अधिगम है और आकलन की योजना है उसको बनाते हैं, फिर उसका संगठन करते हैं। तो फर्स्ट का 2 नंबर पहले आएगा। तो 2 यहाँ पे 2 1 में और 4 में, तो यही सही हो जाएगा। तो
1 होगा या 4 होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, ठीक है, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, तो ये वाला फर्स्ट का जो है सबसे पहले सेकंड होगा, उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम शिक्षण अधिगम करते हैं, फिर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड असेसमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा आएगा प्रगति रिपोर्ट का विकास, उसके बाद बच्चों के अधिगम, प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्ट और उसका संचार। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही सही होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम आकलन की योजना का बनाना और उसका संगठन, उसके बाद होता है शिक्षण अधिगम के साथ मानकी एकीकृत आकलन, उसके बाद प्रगति रिपोर्ट का विकास, उसके बाद बच्चों के अधिगम, प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये हमारा है 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 35 नंबर प्रश्न है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता। कह रहा वाई दी रोमन नंबर्स नॉट कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग नंबर्स लाइक हिंदू एंड अरबी न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यों नहीं हम लेखन में यूज करते हैं, ठीक है, हिंदी और अरबी की तरह। तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंक को याद करना मुश्किल होता है, ये गलत हो जाएगा। रोमन अंक का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य, ये भी गलत। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ये भी गलत, क्योंकि दोनों का लिखने का अलग अलग ये है, ये ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं तो 1 2 लिखते हैं अंग्रेजी में, और उसका क्या हो जाता है 1 2, बिल्कुल डिफरेंट है, तो भ्रमित नहीं होगा। तो सबसे अच्छा जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रोमन अंक का स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए उन अंकों का उपयोग करके गणना करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोमन अंक में हम पहले वैल्यू का सही तरीके से आकलन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 36 नंबर। ए टीचर इनकरेज, ठीक है, ए टीचर इनकरेज द चिल्ड्रेन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड देम इन देयर ओवन वर्ड्स। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चे को उनके परिवेश की मौजूदा वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, अपनी शब्द में समझाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है। तो यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है, जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। में भी देख लेते हैं। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डब स्राट्स खेलने का आनंद लेते हैं, या बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। क्या बनाता है, उनकी समझ को गहन बनाता है। उसके बाद हमारा है चौथा नंबर ऑप्शन है, यह एक ऐसी उपयोगी विधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। कह रहा है कि इट इज़ अ यूजफुल एक्टिविटी विच इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रेन टू द शेप्स, ठीक है, कह रहा है शेप्स के बारे में क्या जानकारी प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा थर्ड वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। क्या होगा, इट मेक्स द चिल्ड्रेन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डिपेंड्स देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेप्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 37 नंबर प्रश्न है वो है यहाँ पे अशिक्षित दुकानदार। कह रहा अशिक्षित दुकानदार मतलब जो शिक्षित दुकानदार नहीं है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। इट इज़ नॉट यूजफुल इन मैथमेटिकल क्लासरूम, नहीं हो सकता यूजफुल, ठीक है। इज़ अ वेरी यूजफुल सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये भी नहीं है। तो हमको कह रहा है किए जाने वाला गणित, इसमें अस्पष्टता, बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, नहीं बिल्कुल अस्पष्टता होती है। अगर आपका जो दुकानदार है वो आपसे अच्छे तरीके से गणना कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, ठीक है। जो नॉर्मल भाषा में हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर जो रेशियो वगैरह सब निकाल लेता है दुकानदार। उसके बाद है इसकी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। मतलब शिक्षक को चाहिए कि वो कक्षा में चर्चा करे इसको वैकल्पिक विधि के तौर पर कि इस तरह से दुकानदार करते हैं सॉल्व, ये करते हैं वो करते हैं। तो इससे बच्चों को अपने घरेलू जो जीवन है यानी कि स्कूल की लाइफ से बाहर की जो दुनिया उससे वो कनेक्ट करके जल्दी सीखेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 38 नंबर प्रश्न है
दिया हुआ है हाउ शुड टीचर हैंडल ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इन अ मैथमेटिकल क्लासरूम। कह रहा है एक शिक्षक गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार, ये तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा इंटीग्रेटेड शिक्षा है या समावेशी शिक्षा है, इनके विरुद्ध चला जाए। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। उसके बाद कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे करके। तो हमारा जो चौथा नंबर होगा वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट होगा 38 का फर्स्ट, वो भी गलत हो जाएगा। तो हमारा 38 का हो जाएगा थर्ड नंबर जो हो जाएगा, बाय ग्रुपिंग चिल्ड्रेंस ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगर हम अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप में वाले बच्चे हैं, उनको अलग अलग नहीं करके अलग अलग क्षमता वाले जो बच्चे उनको एक साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे के से समूह में रख करके सीखेंगे, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये हमारा, देख लेते हैं। द लर्निंग, गणित सीखने के लिए प्रतिबल इसलिए निरूपित किए गए ताकि द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। क्यों किए गए, ठीक है। तो इसका है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए, विभिन्न शैक्षिक स्वर्णों में सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा का वार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वही करेक्ट होगा, क्योंकि कह रहा है कि बच्चों द्वारा जो हासिल की जाने वाली कक्षावार जो दक्षता है उसी को कौशल को परिभाषित किया जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, गणित में प्रतिबल को विकसित करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य जो है एक गतिविधि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इन एन एक्टिविटी। इनमें से क्या एक्टिविटी है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चे द्वारा सैमपैड से नकल करना, जो सक्रिय जो रहेगा वो रहेगा बच्चों का अन्वेषण में लगना, मतलब कि चिल्ड्रेन इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशंस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सबसे अच्छा एकदम बेस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है 41 नंबर प्रश्न की बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। कह रहा है टू डेवलप स्किल्स ऑफ काउंटिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू द लर्नर एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्री नंबर पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें से कौन सा, तो ये हो जाएगा हमारा एक संगत संगता, तो ये भी नहीं होगा। क्रमबद्धता, तो संख्या नाम या छिद्र। कह रहा है कि अगर हम जब पढ़ाते हैं तो किसको हम सीखने के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, तो इसमें हो जाएगा रीसाइटिंग नंबर्स नेम्स रेंडमली, तो ये हो जाएगा संख्या नाम यादृच्छिक के रूप में पढ़ाना, संख्या नाम यादृच्छिक के रूप में पढ़ाना। तो इसमें क्या क्या हम करते हैं वो हो जाता है 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग, एक एक संगता, क्रमबद्धता और समूह बनाते हैं, ये सब करते हैं पढ़ाने में। लेकिन ये जो होता है संख्या नाम ये यादृच्छिक रूप से पढ़ाना, ये नहीं करते हैं। तो यही जो नहीं है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 42 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है एक बच्चे से यह पूछने पर कि केवल क्षेत्रफल, पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने लंबाई और चौड़ाई उत्तर दिया। मतलब उसने उत्तर दे दिया कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और उनकी चौड़ाई है। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कह रहा है कि बच्चे ने लंबाई गुना चौड़ाई का जो आंसर दिया है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चे को केवल क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये गलत बात है। बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग कर लिया। मतलब कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसी के रूप में किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के रूप में आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई टू चौड़ाई उसको प्रयोग कर लिया है। बच्चे सही कह रहा है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई टू चौड़ाई, सभी चीज़ों का क्षेत्रफल लंबाई टू चौड़ाई नहीं होता है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हुआ क्या कि किसी भी बंद आकृति को जो है उन्होंने क्या मान लिया, आयत मान करके उसी के अनुसार आयत का क्षेत्रफल उन्होंने बता दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वही सही होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 43 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे
43 नंबर प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जो हम गणित सीखते हैं उसके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल लर्निंग। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होता है, ये तो स्टीरियोटाइप की बात हो गया। हर कोई गणित सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, तो ये भी गलत। केवल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, केवल ये, तो यह हो जाएगा हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है, अगर उसको अच्छे टीचर्स मिले, अच्छा माहौल मिलेगा और बच्चा उसमें दिमाग लगाएगा तो वो सीख सकता है। इसमें कोई बात नहीं कि लड़की कमज़ोर होती है या लड़का तेज होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ। 44 नंबर प्रश्न है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की। क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, क्या कर दिया, जब जैसे हम पढ़ाते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब प्लस जो हमारा आधार होता है उसका स्क्वायर, ठीक है, कर्ण बराबर। तो उसको यानी कि बताने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, एक समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के संबंध खोजने के लिए कहा गया। तो इसमें मतलब है कि इसने सब पहले क्या कर दिया, नियम से पहले उदाहरण बता दिया। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड हो जाता है जिसमें हम सब पहले उदाहरण बताते हैं उसके बाद हम नियम पर जाते हैं। लेकिन वही जो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, पहले हम नियम बताते हैं तब उदाहरण में जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो निगमन विधि होगा कोई स्पेसिफिक होगा, यानी त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, और अगर नहीं आगमन विधि और निगमन विधि जो होगा वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, जबकि जो आगमन विधि होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। मतलब जो हम कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं उसके बारे में क्या सही नहीं है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं उन्हें जोड़ने वाली लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, ये बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही सही है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षकों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों हम करते हैं। संकल्पना जो कॉन्सेप्ट मैप में ये तीनों में सहायक होता है। तो हमको कहा क्या है कि संकल्पना मानचित्र जो है केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, यही गलत है। तो यही हमारा जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन शुरू हुआ है, इससे पहले हम जो कर रहे थे आपका पेडागोजिकल प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 4/5 दिया हुआ है। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 15। अगर 15 से भाग देंगे तो 3 5 15, 5 बार में कटेगा। तो 5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 या 15, तो ये हो जाएगा 12। तो ये हमारा हो जाएगा 12 10 22, 22/15। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7/15। तो देख लीजिए 15 × 15 प्लस 7, ये गुना होगा, ये प्लस होता है। तो 15 को एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 + 7 करेंगे तो 15 7 22। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 47 नंबर प्रश्न दिया है। यहाँ पे देख लीजिए 47 नंबर, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। मतलब कौन सा कथन ठीक नहीं, सभी समांतर चतुर्भुज है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑल आर पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये भी सही हो जाए। इसमें जो गलत है वही हमको, इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनमें से 2 समचतुर्भुज है, ये भी सही है। इनमें से 2 आयत है, ये भी सही है। तो हमारा जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वही गलत होगा, क्योंकि इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये कहा है, क्योंकि इसमें से सभी समांतर चतुर्भुज है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब बताइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11,000 लिख लेते हैं। उसके बाद हमें कहा है 1100, तो 1100 लिख लेते हैं। उसके बाद हमें कहा है 11, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 2 हो जाएगा। उसका दिए तो 12,111। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा 48 का सेकेंड ऑप्शन नंबर वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा
49 नंबर यानी 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। बिंदु ए और बी के बीच नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बताइए कहाँ से ए से और बी तक जाना है हमको। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं 25 के बाद, तो 25 के बाद क्या है, 25 2 27 2 29, अगर हम इसको देखें तो 29 2 31, 31 2 33, 33 2 35, 2 37 2 39। तो मतलब ये जो लाइन है ये दो का गैप होता है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं ए और बी के बीच में कितना डॉट लाइन है, 1 2 3, उसके बाद ये 4 5 6 7 8 9 10, 1 11। तो हमारा कितना है 11। अगर इनके बीच दो का लाइन है तो 11 दूना 22, तो ये हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, 22,000 इकाइयाँ, क्योंकि हज़ार में है तो ये हमारा 22,000 इकाइयाँ हो जाएगा। तो 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4th है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है। दिया हुआ है 3.1/4 चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम इसको 3.1/4 जो है इसको हम एक भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 4 या 12 1 13, 13 हमारा 4 हो जाएगा। इसमें 1/16 का पैकिंग बनाना है तो 13/4 जो है इसमें अगर हम 1/16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 13/4 गुना हो जाएगा 16/1। तो ये हो जाएगा 4 छक 16, 13 छक क्या हो जाएगा 52। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 1/16 kg का हम जो है 52 पैकेट्स बना सकते हैं 3.1/4 kg में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है। अब उसको देख लेते हैं। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की, तो यात्रा पूरा करने में कितना समय। अब बताइए 18:40 में उन्होंने शुरू किया है, ये शाम के 6 बजते हैं। 18:40 से क्या हो जाएगा 19:40, 19:40 से क्या हो जाएगा 20:40, 20:40 से क्या हो गया 21:40, 21:40 से 22:40 तक जाता तो कितना हो जाएगा 4 घंटा। 1 2 3 और यहाँ पे जाके 4 घंटा होता। लेकिन इसमें क्या है 22:20 तक है, तो मतलब यहाँ पे 22:20 तक है तो यहाँ पे क्या है 20 मिनट कम है। ठीक है, तो 20 मिनट कम है तो वही हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट जो होगा 3 घंटा 40 मिनट यही सही हो जाएगा 3 hours 40 minutes। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 52 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे ये है ए बकेट कैपेसिटी ऑफ 200 ml इज टू बी फिल्ड बाय यूजिंग कंटेनर्स मेजरिंग 2 ml एंड 300 ml which one of the following is combination is contains is not correct filling the bucket completely the containers of 200 ml 300 ml। हमको कहा कि 200 और 300 ml का क्या बर्तनों का माप है, उसमें क्या करना है 2000 ml का आयतन वाली एक बाल्टी भरनी है। तो 200 और 300 ml का जो बर्तन के द्वारा इसमें से जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है किसके द्वारा जो नहीं भरा जाएगा, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब बताइए पहला क्या है 1 और 6। अगर हम 200 ml ये 200 हो जाएगा, अगर 6 में करेंगे तो ये 6 3 1800 हो जाएगा। तो ये तो 18 2 20 2000 पूर जाएगा। अब दूसरा जो है हमारा क्या है 4 4 का अनुपात है, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 8 20। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फिर क्या है 7 और 2 है। 7 और 2 में क्या हो जाएगा ये फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा नहीं 7 और 2 तो ये हो जाएगा 7 दूना 1400 हो जाएगा, और ये 3 दूना 600 हो जाएगा, क्योंकि 300 का 2 अनुपात तो 3 दूना 600 14 26। तो हमारा चौथा जो है वो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और फिर 3 3 9 हो जाएगा, तो 12 9 21 हो जाएगा। हमको भरना कितना है 2000 ml भरना है, तो यही जो है सही नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर इस करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 53 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 7.1 3.85 9.9। अब बताइए 7.1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं क्योंकि 1 दिया है, और 3.85 को यानी 0.5 से ज़्यादा है तो ये इसको हम 4 लिख सकते हैं, और जो नीचे 9.09 दिया है इसको 9 लिख सकते हैं। तो 7 4 और 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा 53 का वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
54 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड इज द एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट इज द पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल, ड्रॉ एंड जीआरडी। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिणाम। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4 था। तो ए बराबर कितना है, मतलब कि भुजा कितनी थी, 2 थी। अब इसी को जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब क्या था, ए बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2, ये 2, उसके बाद 2 2 2 2, उसके बाद 2 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। तो हमारा ये जो छोटी छोटी इकाइयों से बना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 इकाइयाँ, 24 यूनिट्स उसका परिमाप निकल जाएगा। हम देख लेते हैं 55 नंबर प्रश्न में क्या हमारे पास दिया हुआ। कह रहा है एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में कितना अंक प्राप्त किया है, 75 अंक प्राप्त किया है। तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की मध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। अगर 75 क्या है तो 5 विषय है तो 75 पंचे क्या हो जाएगा 375। अब इसमें इसका जो मध्यिका निकालने का क्या होता है n+1 होता है, ठीक है। टोटल तो टोटल 5 अंक है तो ये क्या हो जाएगा 75 75 लिखा जाएगा, 75 75 75 और उसके बाद हो जाएगा 75। तो n+1 मतलब 6 हो जाएगा, 6/2 अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर तो सब क्या है 75 है तो तीसरा भी 75 है, तो इसका क्या हो जाएगा मध्यिका 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फ्रॉम द गिवन सॉलिड्स। कह रहा है दिए गए ठोस को निम्न में किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। यह हमारे पास ये दिया हुआ सैंपल और इसमें से हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन से हम बना सकते हैं, क्योंकि अगर इस टाइप से दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये तो ये दिया हुआ है तो इसको अगर हम ला के इसी पे बैठा दें, ये नीचे वाला जो है नीचे वाला को इस पे ला के बैठा देंगे तो यही साइड यही टाइप का हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है 57 नंबर हमने छोड़ दिया था, ये देख लेते हैं 57 नंबर प्रश्न यहाँ पे। तो 57 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि निम्नांकित चार्ट में लाल भाग क्या है 140, तो लाल क्या है 1/2, तो 1/2 क्या है 40 है, मतलब आधा अगर 40 है तो 1 बराबर क्या होगा 40 गुना 2 तो 80 हो जाएगा। जब 1 80 है, पूरा 80 है तो 1/4 कितना होगा, तो सफ़ेद भाग क्या है 1/8 है, मतलब 1/8 है तो 1/8 गुना 80 हो जाएगा। तो 8 से काट देंगे तो 8 × 80 तो हमारा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 58 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण करिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स। तो इसमें देख लीजिए ये वाला जो फर्स्ट पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इसमें करा निम्नलिखित कौन सा ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। तो 1 2 3 4, तो हमारा 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसमें ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 3, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा थर्ड भी नहीं होगा। इसमें हमको अगर ये पूछता कि ऊपर से नीचे तक किस तरह का व्यू तो ये होता, लेकिन हमको सिर्फ ऊपरी का पूछा है तो 1 2 3 4, तो हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 59 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका 250 पैकेट वाले 200 पैकेट का, 250 प्रत्येक पैकेट वाले, तो 250 को हम 200 से गुना कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 25 दूना 50, उसके बाद कितना 1 जीरो और इधर 2 जीरो है तो 3 जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा 50,000। उसका 250 प्रत्येक 20 दर्जन। अब 20 दर्जन जो है इसको हम पहले नंबर ऑफ संख्या में चेंज कर लेते हैं, तो 12 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 240। अब 240 को अगर हम 50 से गुना करते हैं
तो 4 को अगर 5 से करेंगे तो 20, 20 के 0 हासिल 2, 2 पंचे 10, 2 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 0 इधर रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, ये 250 है ना। ठीक है, हम 50 से गुना कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 चौका 100 के 0, 25 दूना 50, 50 10 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड वाला जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक और दोनों बराबर है, गणना नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में किसकी लागत अधिक है, तो लागत अधिक किसका पूछेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है वो है हमारा, ठीक है, कह रहा है कि द सम ऑफ 1 - 1, उसके बाद 1 + -1 2 इवन नंबर इस टर्म ऑफ। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे प्लस है, -1 है, +1, उसके बाद -1 +1 -1 डॉट 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 करके अगर हम इनको जोड़ें तो क्या हो जाए सम, ये तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप हमने आज आपको 300 क्वेश्चन अच्छे तरीके से, चाहे वो मैथ्स का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो या फिर पैडागोजी क्वेश्चन हो, दोनों अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।